चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सेल मेड अप ऑफ नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 न्यूक्लियस, है ना। तो ये 3 चीज़ें तो आपको किसी भी टिपिकल सेल में देखने को मिलेगी। क्लियर? इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा, इससे कम कुछ भी सेल नहीं है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से आज का टॉपिक, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। देखो अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको क्या क्या जानना है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक और नाम है प्लाज्मा लेम्मा, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेम्मा, है ना। आपकी बुक में ये 2 दिए हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर वो कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्या मतलब है इसका? वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? एनसीईआरटी में अंदर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बिल्कुल, सेलेक्टिवली का मतलब सेलेक्टेड, बस मिल गया आंसर। इट अलाउस ओनली सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब सम के जगह पे सेलेक्टेड भी लिख सकते हो, ठीक है। परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना, सेलेक्टिवली का मतलब होता है सेलेक्टेड या फिर सम, ठीक है। क्लियर? आगे समझ में? वर्ड में ही आंसर है, इस टर्म में ही आंसर है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड या सम, परमेबल मतलब दैट अलाउस, है ना। तो ये वो मेम्ब्रेन है जो कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर अलाउ करती है। ये नहीं कि कुछ भी आ जाए कुछ भी चले जाए, सेल के अंदर सेल के बाहर, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर? आया समझ में? क्या लिखता है एनसीईआरटी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउस ओनली सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हाँ, किसको समझ में नहीं आया? स्पेशली जो अभी आए हैं बच्चे, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। हम करने जा रहे हैं टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। परमेबल का मतलब होता है अलाउ करना, मतलब अंदर बाहर चीज़ें जा सकती है, आ सकती है। सेलेक्टिवली का मतलब होता है सेलेक्टेड या फिर सब मटेरियल, कोई सबको अंदर बाहर नहीं करती है, कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर अलाउ करती है। इसी को कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लिखोगे कैसे? इट अलाउस ओनली सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, है ना। क्लियर? तो जो सेल है ना, वो मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर अलाउ करती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो परमिएबल है, वो सबको अलाउ करती है, कुछ भी अंदर आ जाओ कुछ भी बाहर चले जाओ। लेकिन सेल मेम्ब्रेन ऐसी नहीं है, वो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन है, सेलेक्टेड ही चीज़ों को अंदर बाहर अलाउ करती है, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंस सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में। सेल वॉल फुल्ली परमिएबल है, फुल्ली परमिएबल है, सबको अलाउ करेगी, ठीक है। और मैं जो कहता हूँ कि सेल वॉल तो धर्मशाला है, कोई भी आ जाओ कोई भी चले जाओ, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी है? 7 स्टार होटल की तरह है, सब थोड़ी जा सकते हैं, है ना। लेकिन धर्मशाला में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो सेल वॉल एक तरह से धर्मशाला की तरह है और सेल मेम्ब्रेन 7 स्टार होटल की तरह है, जिसमें सिर्फ
पैसे वाले तो आते हैं, करोड़पति तो जा सकते हैं, है ना, नॉर्मल थोड़ी जा सकता है इंसान, इसीलिए। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। एंड लिपिड्स की बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है, फैट्स। ठीक है, याद रखना ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है या डेड है? लिविंग है, और सेल वॉल तो डेड था, है ना, तो ये लिविंग होती है। ठीक है, ये लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है कि नहीं? सभी सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन तो सभी में होती है, चाहे प्लांट सेल है चाहे फिर एनिमल सेल है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सभी में होती है। ठीक है, हाँ, सेल वॉल प्लांट में तो होती है, प्लांट के अलावा बाकी में भी होती है, फंगाई में होती है, एल्गे में होती है, और बैक्टीरिया में भी होती है। ठीक है, पढ़ेंगे जब सेल वॉल, उसमें देखेंगे। ठीक है, चलो, अब एनसीईआरटी कहता है क्या, कि ये जो मटेरियल अलाउ करता है, इन एंड आउट मटेरियल, अब वो मटेरियल है क्या, अब वो किसको अंदर बाहर अलाउ कर रहा है? गैसेस एंड वाटर, है ना, आएंगे उस पर भी, गैसेस एंड वाटर। तो गैसेस के लिए प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, और वाटर के लिए प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है, मिल गया हमें अपना डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये पॉइंट्स है, इनको नोट कर लेना। लिविंग है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। चलो देखो, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। याद रखना, डिफ्यूजन जनरली हम यूज़ करते हैं गैसेस के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हाँ, केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ना, इसमें थोड़ी सी अलग है, मतलब है तो वो भी इंटरमिक्सिंग ही, वो केमिस्ट्री की है, ये आपका बायो में डिफ्यूजन पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री वाला डिफ्यूजन था, है तो दोनों सेम ही, इंटरमिक्सिंग ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पर हम गैसेस के लिए यूज़ करते हैं डिफ्यूजन, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर, वाटर के लिए ऑस्मोसिस। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेस, और गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेस डिफ्यूजन। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार तो। ठीक है, अच्छा, गैसेस की अगर हम बात करें तो CO2 एंड ऑक्सीजन, यही तो एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन में एनिमल्स या प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं। फोटोसिंथेसिस में उल्टा हो जाता है, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब लेकिन डिफ्यूजन है क्या, ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो डेफिनेशन क्या है डिफ्यूजन की, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब है जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा है, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन ज़्यादा से कम की ओर जाएगी, हमेशा हायर से लोअर, कभी भी लोअर से हायर नहीं, हायर से लोअर। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी डिफ्यूजन, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर के लिए है वो, सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकती है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो इसीलिए। जबकि यहाँ पर मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन की रिक्वायर्ड होती है, और ऑस्मोसिस सिर्फ लिविंग में होता है। ठीक है, ये बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जबकि ये ओनली लिविंग, नॉन लिविंग में नहीं होती। ठीक है, तो डिफरेंस भी देख लिया और टॉपिक भी समझ लिया। तो एक बार फिर से देख लो। डिफ्यूजन गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकती है। ऑस्मोसिस वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, और ये सिर्फ लिविंग में ही होती है। हाँ, दोनों हायर से लोअर है, दोनों हायर से लोअर है, और दोनों में एनर्जी नहीं लगती, फ्री है, पैसिव प्रोसेस है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। क्लियर? देखो, टैंकी ऊपर है, टैप खोलते हैं पानी आ जाता है, फ्री में आता है ना, कोई एनर्जी थोड़ी खर्च होती है। लेकिन नीचे से पानी टैंकी में चढ़ाने के लिए तो फिर मोटर की ज़रूरत पड़ती है, पंप चलाना पड़ता है ना। तो लोअर से हायर में एनर्जी लगती है, हायर से लोअर में एनर्जी नहीं लगती। तो ये कौन सी प्रोसेस है? हायर से लोअर। तो कोई एनर्जी, याद रखना, फ्री में होती है, पैसिव प्रोसेस है। क्या बोलते हैं इसको? पैसिव प्रोसेस। एक होती है एक्टिव प्रोसेस, एक होती है पैसिव प्रोसेस। पैसिव का मतलब है फ्री, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, और एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो ये पैसिव प्रोसेस मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। और अगर एक्टिव लिखा आ जाए कहीं पर भी तो समझ लेना एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी। ठीक है, क्लियर? बेसिक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं आता है, डाउट है तो पूछ लो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है ये। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लो। सर फोटो होती है ना सर, वाटर में क्या होता है? वाटर में वाटर, सर वाटर ही होता है, लिक्विड वाटर, कुछ भी, ठीक है ना, लिक्विड सोर्स। और क्या? वाटर में भी तो ऑक्सीजन पार्टिकल्स होते हैं। वो तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व गैस तो होती ही है। अब मिनरल भी तो डिजॉल्व होते हैं वाटर में, है ना। वाटर खाली वाटर थोड़ी है, उसमें क्या है? मिनरल्स हैं, है ना। तो इसीलिए तो वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के थ्रू। एग्जाम्पल देख लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपसे पूछेगा भी, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ, कि डे टू डे लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलता है आपको डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो बताओ, डे टू डे लाइफ में रियल एग्जाम्पल, लिविंग का एग्जाम्पल, नॉन लिविंग का नहीं, लिविंग का। सोच के बताओ।
हाँ बताओ, डिफ्यूजन, अरे ब्रीदिंग, अभी तो बताया था। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। किससे हो रही है ये? डिफ्यूजन से, है ना। तो एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्रीदिंग, है ना, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल है लिविंग में। हम जो कर रहे हैं वो डिफ्यूजन ही तो कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती इसमें, ठीक है ना, पैसिव प्रोसेस है ये। ऑस्मोसिस का रियल लाइफ एग्जांपल, प्लांट्स रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से, ऑस्मोसिस है, देखो, है ना। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा, यही लिख देता हूँ मैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर From soil. by the plant roots from the soil। ये सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, मैं कराऊंगा अंडरलाइन। तो ये तो हो गया ब्रीदिंग, डिफ्यूजन का रियल लाइफ एग्जांपल, और ये ऑस्मोसिस का। इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एक्वायर करते हैं। और ये तो एग्जांपल ये दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, आया हुआ है ये एग्ज़ाम में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। दोनों एग्जाम्पल क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ, बोलो आदित्य, क्या है नेक्स्ट? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देखो, तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। हम बायो ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो याद रखना। पहला आएगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड है आपका आइसो भी लिख सकते हैं, हाइपरटोनिक। और तीसरा आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेलअप हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल क्या हो जाएगा? स्वेलअप। हाइपर में श्रिंक हो जाता है सेल, और आइसो में सेम रहता है, कुछ नहीं होता इसको। अगर मैंने किसी सेल को उठा के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो फूल जाएगा, हाइपर में डाल दिया तो वो सिकुड़ जाएगा, आइसो में डाल दिया तो कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, जैसे मैंने डाला ना वैसे ही रहेगा। पहले तो ये याद कर लो, ठीक है, क्लियर। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हाइपो, देखो एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिलाओगे तो बनेगा सॉल्यूशन। ये तो आपको पता है। सॉल्यूट होता है जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, और यहाँ पे वाटर। तो पानी में पानी में नमक डालते हैं, नमक में पानी थोड़ी डालते हैं, है ना। तो ज़्यादा कौन होता है? पानी, और उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं, तो सोल्यूशन बन गया आपका सॉल्ट सोल्यूशन। जो सॉल्यूट डाला उसी का तो नाम होगा सॉल्ट सोल्यूशन। चीनी डाल दी तो फिर शुगर सोल्यूशन। किसको समझ में नहीं आया? ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में, जैसे कि सॉल्ट कम ही होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है, जैसे कि पानी।
तो पानी में नमक डाला, बन गया आपका नमक का पानी, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चले आगे। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं? सॉल्वेंट वाटर को कहते हैं, है ना? ये भी नोट कर लेना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों वाटर को क्यों कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वाटर में ऐसी एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है। ज़्यादातर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाते हैं आपके पानी में, ज़्यादातर चीज़ें डिज़ोल्व होती है पानी में, बहुत कम चीज़ ऐसी होती है जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है। तो इसलिए वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर कैन डिज़ोल्व मैक्सिमम सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। जो चीज़ें पानी में नहीं होती वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है, जैसे अल्कोहल, ईथर एट्सेट्रा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को कहते हैं। मुँह धो लो, जाओ। ठीक है, देखो अब होता क्या है, हाइपोटोनिक। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है? प्योर वाटर, एकदम प्योर होता है। इसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, कुछ भी मिनरल्स नहीं होते। इसको पीते भी नहीं है, क्योंकि पी के कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, इनको लैब में यूज़ करते हैं, इनको मेडिसिन में यूज़ करते हैं ना, बनाने के लिए। क्लियर? तो ये जनरली इसको हम पीते नहीं हैं, ठीक है ना, डिस्टिल वाटर या फिर प्योर वाटर। ये मैंने बीकर में भर दिया। अब इसके अंदर मैंने आरबीसी सेल डाल दिया, रेड ब्लड सेल डाल दिया, आरबीसी रेड ब्लड सेल। क्या हो जाएगा? क्यों? स्वेलअप तो होगा क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्यों होगा? अब ये सेल स्वेलअप क्यों होगा? क्योंकि बाहर से पानी सेल के अंदर जाएगा, तभी तो स्वेलअप होगा। इसका मतलब बाहर पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है। ऑस्मोसिस क्या कहता है? हायर से हायर कहाँ है? बाहर, सेल के बाहर, है ना, और सेल के अंदर लोअर। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? हायर से। तो ये गया पानी, देखो, इसलिए तो सेल क्या हो गया? स्वेलअप, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा था, सेल के अंदर पानी कम था। ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग हायर से। अब आया समझ में? वाटर कॉन्सेंट्रेशन देखो कहाँ पे ज़्यादा है, सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग, डेफिनेशन बता रहा हूँ, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल के चारों तरफ जो मीडियम है, अगर उसमें हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है देन द सेल, सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। भाई तभी तो सेल के बाहर से पानी सेल के अंदर जाएगा और तभी तो सेल फूलेगा। सेल फूलता कब, मतलब सेल स्वेलअप कब होगा? जब पानी अंदर जाएगा। बैलून फूलता कब है? जब हवा अंदर जाती है। बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जब बाहर से पानी सेल के अंदर जाना शुरू कर रहा है तभी तो सेल फूलता हुआ जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, और ये आरबीसी है, ये फट जाएगा। बैलून भी तो फट जाता है लिमिट के बाद, ये भी फट जाएगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बनेगा पानी का और ये फट जाएगा। लेकिन अगर मैंने प्लांट सेल डाल दिया तो वो नहीं फटता। जैसे कि रेजिन डाल दिया, किशमिश, कभी देखिए किशमिश फटती हुई? कभी नहीं देखी। चाहे खीर में डाल के देख ली, चाहे हलवे में डाल के देख ली, चाहे पानी में डाल के देख ली, बादाम नहीं फटता, चना नहीं फटता, मटर, है ना, छोले नहीं फटते, कभी भी पानी में भिगो के रखते हैं, राजमा नहीं फटता। क्यों? क्योंकि वो प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल फट जाता है, प्लांट सेल नहीं फटता। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है? सेल वॉल के वजह से। देखिए प्लांट में क्या है, एनिमल में क्या नहीं है, इसीलिए सेल वॉल इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर लगा रही है। पानी सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है और सेल वॉल पानी में प्रेशर लगा रही है। इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर कैंसिल आउट, इसीलिए। जबकि एनिमल में तो सेल वॉल है ही नहीं, खाली सेल मेम्ब्रेन है, कितना बर्दाश्त करेगी, फट जाएगा और फिर ये पानी लाल हो जाएगा क्योंकि आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, है ना, हीमोग्लोबिन इसके अंदर है,
इसलिए पानी लाल हो जाएगा फटने के बाद। एक सेल डालेंगे और पूरा सेल फट गया तो पूरा पानी हो जाएगा। तो इसे आरबीसी का सेल निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए? हाँ निकाल सकते हैं, इससे एक तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक निकालने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए हमें, है ना। बस कैसे निकालते हैं? मशीन्स टूल्स होते हैं। सेंट्री पहले इंजेक्ट करेंगे। ब्लड को ट्यूब में ले लेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा, ब्लड सेल्स नीचे आ जाएंगे, फिर उनको फर्दर आइसोलेशन करने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया स्वेलअप कैसे हुआ, और सोल्यूशन भी पता चल गया हाइपोटोनिक क्या होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, मैं अंडरलाइन करा दूंगा, और मैंने बता भी दी है। लेकिन एक बात बताओ, क्या सेल में पानी सिर्फ बाहर से ही जाएगा या सेल के अंदर से भी पानी बाहर जाएगा? मतलब सिर्फ पानी का एक ही डायरेक्शन में जाएगा बाहर से अंदर, या अंदर से भी कुछ आएगा पानी बाहर? अंदर से भी तो आएगा ना पानी बाहर, क्यों आएगा? अंदर का हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, बाहर है हाई कॉन्सेंट्रेशन, अंदर नहीं है। क्योंकि अगर अंदर हाई होता तो फिर सेल के अंदर पानी नहीं जाता, सेल के बाहर पानी आता। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि पानी दोनों डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ज़्यादा अंदर जाएगा, बाहर कम आएगा। बाहर पानी कम आएगा, अंदर ज़्यादा जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। हवा के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, रोक थोड़ी सकते हैं उनको। वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? फ्री टू मूव, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, फ्री है, कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसलिए पानी ज़्यादा अंदर जाएगा, बाहर कम आएगा। बाहर आएगा लेकिन कम आएगा, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? स्वेलअप, क्योंकि ज़्यादा अंदर जा रहा है ना। अब बाल्टी में इतना सा छेद है और नलके से पानी भर भर के आ रहा है, तो बाल्टी तो भरेगी, छेद तो इतना सा ही है, तो बाहर कम जा रहा है लेकिन आ ज़्यादा रहा है, नेट रिजल्ट स्वेलअप। तो ये मत कहना कि पानी बाहर नहीं आ रहा, आ रहा है, कम आ रहा है। सर बाहर क्यों आ रहा है? अभी तो बताया, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू, वो अपने आप से- लेकिन ऑस्मोसिस की वजह से पानी अंदर ज़्यादा रहा है, इसीलिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्लियर। अब आ जाओ सेकंड, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में क्या होता है? इसका उल्टा। अब इसका उल्टा कर दो, अंदर कम कंसंट्रेशन में बाहर ज़्यादा। बिल्कुल, है ना। अब इसका उल्टा हो जाएगा, सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और सेल के बाहर कम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, सेम डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इसमें मैंने ले लिया क्या? सॉल्ट सोल्यूशन। इस बार मैंने पानी बदल दिया, पहले मैंने लिया था डिस्टिल्ड वाटर, अब मैंने ले लिया सॉल्ट सोल्यूशन, और इसमें मैंने आरबीसी डाल दिया। अब बताओ क्या होगा? वहाँ क्या हुआ था? स्वेलअप। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्योंकि अब सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस कहता है हायर से लोअर, तो सेल के अंदर से पानी ज़्यादा बाहर जाएगा, क्योंकि अब सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन हमने जो लिया है वो सॉल्ट सोल्यूशन है, तो पानी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर दिया, तो सॉल्ट ऐड होने से वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अब और सॉल्ट ऐड करोगे और पानी कम हो जाएगा। मैं वाटर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, लेवल की नहीं, ठीक है ना। तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? हायर से लोअर। हायर कहाँ है? सेल के अंदर, दैट इज़ आरबीसी के अंदर, और बाहर लोअर है, तो बस अंदर से बाहर, तो सेल सिकुड़ जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर का पानी सारा बाहर जा रहा है, तो सेल तो बेचारा सिकुड़ता जाएगा और पतला हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। फिर वही पानी अंदर भी तो जाएगा लेकिन कम जाएगा, तो नेट रिजल्ट श्रिंक। ऐसा नहीं कि पानी अंदर नहीं जाएगा, वही बात है, कम जाएगा, बस इसका उल्टा है बिल्कुल। अच्छा, अब बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस में स्वेलअप है, किस में श्रिंक है। ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना, होते भी हैं बच्चे कन्फ्यूज़। तो कैसे याद रखोगे कि किस में स्वेलअप आएगा, किस में श्रिंक आएगा? तो कुछ ट्रिक तो बनानी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि कई बच्चे मैंने देखे हैं
हाइपर में स्वेलअप लिख देते हैं और हाइपो में श्रिंक लिख देते हैं। तो याद कैसे करोगे, ये क्या लिखा हुआ है ना, और ये क्या होता है, मिलते जुलते वर्ड है, और हिप्पो तो मोटा ही होता है और सेल भी स्वेलअप में मोटा ही होता है, ऐसे याद रख सकते हो। मतलब ट्रिक है ये, हाइपो हिप्पो, हाइपो हिप्पो राइमिंग वर्ड, तो बस हिप्पो तो मोटा ही होता है, हिप्पोपोटामस, बस हाइपो में भी सेल क्या होता है, मोटा, उनकी पतला तो हाइपर में होता है ना, तो बस कन्फ्यूजन अवॉइड हो गया। एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि एग्ज़ाम में हमें है ना याद नहीं रहता कि किस में स्वेलअप था किस में श्रिंक हो जाता, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, है ना। हाइपो हिप्पो मिलते जुलते वर्ड है, ठीक है ना, तो इसीलिए। अब आ जाओ लास्ट, आइसोटोनिक। अब ये तो आसान है, आइसो का मतलब होता है सेम, जैसा था वैसे ही रहेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सेम, ये मैंने फिर से एक और बीकर ले लिया और इस बार मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है 0.9% NaCl सॉल्यूशन। इतना परसेंट का सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा तभी आइसोटोनिक कहलाएगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सलाइन वाटर, क्या बोलते हैं, लेकिन कितना परसेंट का, 0.9% का, क्योंकि अगर 0.8 हो गया तो हाइपो मतलब नहीं, हाइपरटेनिक। हाँ क्योंकि देखो 0.9 है और 0.8 हो गया तो हाइपो हो गया, अच्छा उससे ज़्यादा ले लिया, 1 ले लिया या 1.1 ले लिया तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, है ना, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर मैंने RBC डाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन वाटर का सेल के अंदर है उतना ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना ये इसको आइसोटोनिक बनाता है, इसीलिए तो जितना पानी बाहर आ रहा है उतना ही पानी अंदर जाएगा, इसीलिए तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सेल को जैसा था वैसे ही रहेगा। इसीलिए आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम रहेगा सेल, ना फूलेगा ना सिकुड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है सोल्यूशन का, आइसोटोनिक का 0.9% NaCl। हाइपो का क्या था, डिस्टिल्ड वाटर या फिर प्योर वाटर, हाइपर का क्या था, सॉल्ट वाटर या शुगर सोल्यूशन, ठीक है। और आइसो का हो जाएगा 0.9% NaCl। तो तीनों एग्जाम्पल बता दिए, तीनों में क्या क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। नहीं कुछ और ले सकते हैं लेकिन उसका परसेंटेज बदल जाएगा, ये तो NaCl का परसेंटेज। हाँ और कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो सर मतलब अगर कभी भी बाद में मेंशन होता है टेक सलाइन वाटर तो दैट मींस 0.9% देखो सलाइन वाटर तो आपका सॉल्ट वाटर होता है जनरली, लेकिन यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा 0.9% सलाइन वाटर, ठीक है ना, इसीलिए इसको ब्राइन वाटर भी कहते हैं, सलाइन वाटर भी कहते हैं। अब ये तो हमने थियरी में पढ़ा कि हाइपो में स्वेलअप होता है, हाइपर में श्रिंक होता है, आइसो में सेम होता है, ऐसे नहीं मानेगा साइंस। साइंस कहता है प्रूफ दो, क्योंकि साइंस को तो प्रूफ चाहिए, है ना, बातों से थोड़ी मानते हैं। तो फिर एक्टिविटी 5.3 5.4 दे दी इसको प्रूफ करने के लिए। तो हम भी देख लेते हैं क्या एक्टिविटी है। अच्छा सिंपल है एक्टिविटी, ध्यान से सुनना। एक्टिविटी 5.3, यहाँ पर हम एग लेंगे, एग के साथ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक एग लेंगे, कच्चा अंडा, रॉ एग लेंगे। अब मुझे इसकी ना शेल को रिमूव करना है, वो जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है उसको रिमूव करना है, बिना तोड़े बिना बॉईल किए। कैसे करूँगा, डाइल्यूट HCl ले लूँगा, उसके अंदर अंडे को डाल दूँगा, अंडे की जो शेल है वो डिज़ोल्व हो जाएगी एसिड में, हो गया, शेल निकल गई, ठीक है ना। क्योंकि शेल जो होती है ना अंडे की, वो मोस्टली किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व हो जाता है। एसिड में तो अच्छी अच्छी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती है, हड्डियाँ तक गल जाती है ना, मेटल तक गल जाता है। तो ये क्या चीज़ है फिर,
क्लियर? तो अब आपका अंडा क्या हो जाएगा? बिना शेल का। ऐसे एग को बोलेंगे डी शेल्ड एग। क्या बोलेंगे? तो मुझे डी शेल्ड एग बनाना था, ठीक है। मैं इस एग को निकाल लूँगा 2 मिनट या 3 मिनट के बाद, क्योंकि उसकी कवरिंग निकल जाएगी। अंडा इंटैक्ट रहेगा, अंडा टूटेगा नहीं, मेम्ब्रेन इसको कवर करके रख रही है, ठीक है ना। अब डी शेल्ड एग हमारा तैयार हो गया। अब इस डी शेल्ड एग को क्या करेंगे? डिस्टिल वाटर लेंगे और इसको डाल देंगे। अब बताओ क्या होगा? डी शेल्ड एग को डिस्टिल वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? स्वेलर, क्योंकि डिस्टिल वाटर है ना, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेलर। और फिर फटेगा भी तो सही, क्योंकि एनिमल सेल है ना, अंडा है ना, एनिमल ही तो है इसीलिए। और यही मैंने अगर दूसरा डी शेल्ड एग लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा? बस यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखो हो गया प्रूफ कि सच में ही होता है। हाँ सेम रहेगा 0.9 वाले। तो यही तो पूछेगा आपसे एग्जाम में। डी शेल्ड एग को उठा के आपने सॉल्ट वाटर में डाल दिया, बताओ क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। डिस्टिल वाटर में डाल दिया या प्योर वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा आफ्टर। क्लियर? नेक्स्ट, नीचे जो एक्टिविटी दी हुई है वो प्लांट सेल के ऊपर दी हुई है। रेजिन या फिर एप्रिकॉट लेके यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ एग लिया था एनिमल सेल, वहाँ पे प्लांट सेल दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है रेजिन्स एंड एप्रिकॉट। रेजिन तो वही किशमिश है, एप्रिकॉट खुबानी कहते हैं, है ना। तो वो आप लेके करोगे, सेम एक्टिविटी है, सेम रिजल्ट आएगा मतलब, ठीक है। तो आपको नोट्स में लिखना है एक्टिविटी 5.3 और नीचे लिख दोगे रेजिन एंड एप्रिकॉट के साथ भी सेम, ठीक है ना, रिजल्ट मिलेगा। दोनों एक्टिविटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लिख दो बस, एग वाली। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर तो यही आती है, रेजिन वाला भी पूछ लेता है ना, तो वो तो आपको पता ही है। फिर बस ये याद रखो डिस्टिल वाटर। अच्छा वो आपको ये नहीं बोलेगा कि हाइपोटोनिक में डाल दिया, हाइपर में डाल दिया, वो आपको बोलेगा सोल्यूशन। डिस्टिल वाटर में डाल दिया, सॉल्ट वाटर में डाल दिया, अब बताओ क्या होगा? वो आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो इसलिए याद रखना, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, हाइपोटोनिक, सॉल्ट, शुगर, हाइपरटोनिक, 0.9% NaCl, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो का तो पूछते भी नहीं है जनरली, ठीक है, इन्हीं का ही पूछते हैं। नेक्स्ट, इस पैराग्राफ के नीचे या इस एक्टिविटी के नीचे जो पैराग्राफ है ये मैंने आपको बता दिया है। कहाँ बताया था? एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल है ना, ऑस्मोसिस का, वही लिखा है देखो, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ना, लिखा है ना देखो। और प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट, है ना। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर इसके नीचे और आ जाओ। अब इसमें कहता है कि बिल्कुल डिफ्यूजन तो है ही इम्पॉर्टेंट, एक्सचेंज करने के लिए मटेरियल, और खाली वाटर और गैसेस ही एक्सचेंज नहीं होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी वो एक्वायर करता है, वो भी वो लेता है। अब कई बार क्या होता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, लिखा हुआ है जैसे पैराग्राफ के लास्ट में, कई बार एनर्जी के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है ना, या इनटेक करने पड़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखो होता क्या है ना, सपोज़ ज़्यादातर क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ज़्यादातर नॉर्मली यही होता है, सॉइल में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो क्या करेगा, लोअर से हायर, क्योंकि सॉइल में कम है और रूट में हायर है, तो लोअर से हायर कंडीशन डेवलप होगी। तो फिर मैंने क्या बताया था, लोअर से हायर के लिए क्या चाहिए होता है, एक्टिव प्रोसेस, मतलब एनर्जी लगेगी। तो वही तो वो कह रहा है, एनर्जी खर्च होगी लोअर से, है ना, लोअर से हायर एनर्जी खर्च होगी। वो एनर्जी खर्च करेगा और आयॉन्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, अपटेक कर लेगा। क्लियर? अब जब आयॉन्स या मिनरल्स चले जाएंगे रूट में, तो सॉइल में अब ज़्यादा क्या बचेगा, पानी, क्योंकि पानी में से आयॉन्स तो मिनरल्स चले गए, अब प्योर पानी तो बचा, तो पानी ज़्यादा हो गया ना अब, और रूट में कम हो गया, तो फिर ऑस्मोसिस हायर से लोअर अपने आप जाएगा, देखो है ना।
इसलिए तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन फ्री में पैसिव प्रोसेस, हायर से लोअर। लेकिन मिनरल अगर आयन सॉइल में कम है तो लोअर से हायर के लिए एनर्जी खर्च होगी, दैट इज एक्टिव प्रोसेस, एटीपी, है ना। तो सेल को एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, सेल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में लेता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, तभी तो उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। वहाँ पे एटीपी की फुल फॉर्म दी हुई है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये है एटीपी की फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया वाले में दिया हुआ है, वहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी ले लेगा, क्योंकि एटीपी के अंदर हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है, हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है, और वो बॉन्ड जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए तो जब भी सेल को एनर्जी चाहिए, एटीपी तोड़ता है, सेल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में लेता है, हमेशा याद रखना। एक एटीपी जब टूटेगा तो सेम रहती है, कितनी होती है वो? 30.5 किलो जूल पर मोल, ये पढ़ोगे आप 10th में। एक एटीपी जब टूटेगा तो इतनी एनर्जी देगा, 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मोल में मेजर करते हैं ना, मोल आपके 9th में हटा दिया, केमिस्ट्री में था, वो डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब बचा आपका लास्ट पैराग्राफ कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर वही कह रहा है प्रूफ करके बताओ, ऐसे नहीं मानेंगे हम। तो उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दे दिया प्रूफ करने के लिए, अमीबा का एग्जाम्पल दे दिया। इससे बढ़िया फ्लेक्सिबल तो कुछ मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। ये देखो, अमीबा सिंगल सेल्ड है, ये इसके फूड पार्टिकल से खाना आ गया इसके पास, ये खाने के पास चले गया, तो ये फूड पार्टिकल से जैसे ही फूड पार्टिकल देखा, सूडोपोडिया को निकाल दिया बाहर, एक्सटेंशंस, है ना। अब ये सूडोपोडिया तभी तो निकल पाया क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होती तो सूडोपोडिया थोड़ी बाहर निकल जाता। हो गया ना प्रूफ, है ना। तो वही तो लिखा है, देखो, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट, जिसकी मदद से ये खाने को अंदर लेता है, सेल के अंदर लेता है। और जैसी खाना, देखो, खाने को ट्रैप कर रहा है, ये घेर रहा है उसको, और घेर के अंदर धर लेता है, अंदर रख लेता है, पकड़ लेता है। अंदर आ गया, मेम्ब्रेन बन गई, और ये बन जाएगा वैक्यूल, ठीक है। मेम्ब्रेन कवर हो जाती है, ठीक है ना, इसीलिए। अब ये बन गया आपका फूड वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल के अंदर क्या आ गया? फूड, इसलिए इसको बोलेंगे फूड वैक्यूल। इसके अंदर एंजाइम होंगे, डाइजेशन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें अमीबा खाने को अंदर लेता है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? लास्ट में लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, है ना। तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब डेफिनेशन सुन लो। द प्रोसेस बाय विच अमीबा एनगल्फ इट्स फूड, या फिर द प्रोसेस बाय विच अमीबा एक्वायर इट्स फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अमीबा खाने को अंदर लेता है, बस इसी को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, सिंपल। बहुत बार आता है एग्जाम में। किसकी मदद से ले रहा है? सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया तो स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। प्रोसेस पूछेगा तो एंडोसाइटोसिस बताना है, किसके थ्रू ले रहा है? तो सूडोपोडिया के थ्रू। बच्चे उल्टा कर देते हैं, प्रोसेस में सूडोपोडिया लिख देते हैं, नहीं वो गलत है।
वो तो हेल्प कर रहा है, प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। और बाहर निकालने को वेस्ट को क्या बोलेंगे, दिमाग लगाओ। जैसे अंदर वाले को तो एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, तो बाहर वाले के लिए क्या नाम होगा? हाँ नहीं, एंडो तो बाहर ही, एंडो तो अंदर ही होगा। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो क्या बोलेंगे? एग्जिट मतलब बाहर, बस। अब वो बाहर कैसे करता है वो भी देख लो। वेस्ट मटेरियल को वैक्यूल में स्टोर कर लेगा और इस वैक्यूल का नाम होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या नाम होगा? उसमें फूड था तो वो फूड वैक्यूल था, इसमें वेस्ट है तो वेस्ट वैक्यूल नहीं बोलते, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देगा, ऐसे ये मेम्ब्रेन के पास आ जाएगी, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देगा, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, वेस्ट को बाहर निकाल देगा। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। देखो इस तरह से ये वेस्ट से छुटकारा पाता है। मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके मेम्ब्रेन रप्चर होती है, वेस्ट बाहर निकाल दिया, मेम्ब्रेन फिर से बंद होगी, एक्सोसाइटोसिस। तो डेफिनेशन बना सकते हो, द प्रोसेस बाय विच अमीबा रिमूव इट्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। बस यहाँ पे रिमूवल आ जाएगा, किसका? वेस्ट का। वहाँ पे क्या आ रहा था? इनटेक ऑफ फूड मटेरियल या एक्वायरिंग फूड मटेरियल। बस वहाँ पे अंदर ले रहा था, यहाँ पे बाहर निकाल रहा है। अंदर लेने को एंडोसाइटोसिस, बाहर निकालने को एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट क्लियर। अब आता है इसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल टॉपिक आती है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।